नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा जंक्शन चैनल और मैं हूं रवि सिंह। इस वक्त मैं एक खास कार्यक्रम कर रहा हूं पुनीत जी के साथ। पुनीत कौशल, जिनका रैंक बीपीएससी में 220 रहा है और इन्हें राजस्व अधिकारी का पद मिला है। पुनीत जी से खास बातचीत करेंगे। इनके संक्षिप्त में ये अपना जीवनी भी बताएंगे, किस तरह से इनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं सुनकर। जो ओरिजिनल मोटिवेटर एक तरह से आप कह सकते हैं, लाइफ में किसी को मानना चाहिए तो ऐसे सक्सेसफुल इंसान को ही मानना चाहिए। आप बड़े बड़े मोटिवेटर को जब 1 घंटा 2 घंटा उनके स्पीच को सुनते हैं और कल होकर जब आप पाते हैं तो आपको कुछ भी आपके माइंड में नहीं रहता है। लेकिन जो रियल होता है, वास्तविक होता है, जब आप वास्तविक कहानी सुनते हैं, वास्तविक चीज़ों को समझते हैं, तो उससे जो इंस्पायर आप होते हैं वो अलग तरह का एक होता है। तो पुनीत जी अपना सफ़र बताएंगे कि किस तरह से छात्र जीवन से लेकर के वर्तमान समय में एक अधिकारी के पद पे ये जस्ट कुछ दिनों के बाद ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये कैसा सफ़र रहा। और उसके बाद आपको कई तरह के ये टिप्स भी देंगे, बताएंगे कि किस तरह से आप बेहतर तैयारी करके सफलता पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पुनीत जी से। नमस्कार पुनीत जी, शिक्षा जंक्शन चैनल में स्वागत है। नमस्कार पुनीत जी, सबसे पहले आप संक्षिप्त में अपना परिचय दीजिए कि किस तरह से सफ़र रहा और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, सारा परिचय पहले दीजिए आप। मैं बिहार के शेखपुरा ज़िले का निवासी हूँ। मेरे पिताजी यहाँ पटना हाई स्कूल में शिक्षक थे और थोड़ा बड़े परिवार है, हम लोग का बड़ा परिवार है। 6 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा भाई हूँ। तो एक बड़ा परिवार थे हम लोग। और थोड़ा मान लीजिए कि आर्थिक स्थिति तो बिहार सरकार में कभी समय से वेतन नहीं मिलता था, कभी कभी 4-4 महीने 5-5 महीने वेतन नहीं मिलता था। तो ऐसे मुश्किल परिस्थिति में हम लोग पटना में रह रहे थे, चूँकि पिताजी यहाँ शिक्षक थे। और यहीं से पटना हाई स्कूल से ही मैंने 2005 में मैट्रिकुलेशन पास किया है, जिसमें हमारा 78% के आसपास मार्क्स रहा है अप्रॉक्सीमेटली। एंड उसके बाद फिर एनसीसी में भी हम एक्टिव रहते थे और जो डिबेट कंपटीशन है उन सब में पार्ट्स लेते थे। और उसके बाद फिर हम 12th जो है साइंस कॉलेज पटना से किए हैं। और वहाँ पे थोड़ा सा 12th में चूँकि इंजीनियरिंग की तैयारी करने के चक्कर में यहाँ पे परसेंटेज कम होते हैं, तो हमारा 12th में थोड़ा सा मार्क्स कम रहा। और उसके बाद फिर 1-2 साल का गैप हुआ फॉर जैसे कि आईआईटी की तैयारी के लिए। तो उसमें चूँकि नेशनल लेवल पे किसी एग्ज़ाम में बड़ी सफलता तो हाथ नहीं आई, पर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में रैंक अच्छा था, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में हमारा एक एडमिशन हुआ था। और फिर मध्य प्रदेश में हमारा रैंक जो है लगभग 200 के आसपास था, मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो वहाँ पे टॉप प्राइवेट कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ, जो कि इंदौर में था, श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। वहाँ से बीटेक। आपने ये कितना बताया, कितना रैंक था आपका मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश का जो स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है उसमें मेरा 200 के आसपास रैंक था, 220 समथिंग ऐसा ही था कुछ। अच्छा। अभी क्लियरली याद नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है। और उसके बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से बीटेक किया और कैंपस प्लेसमेंट में हम बैठे। और चूँकि मेरा बीटेक जो डिग्री है वो फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन डिग्री है, 76% मार्क्स हैं उसमें जी। तो जो कंपनी आई थी वो आउट ऑफ 700, जैसे 700 लड़कों का बैच था, उसमें उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम थी। उनका पैकेज अच्छा था और रिक्वायरमेंट कम थी, तो वो फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन लड़कों के आपस में कंपटीशन के बाद वहाँ पे मुझे एक कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू एक अच्छी जॉब, जो कि कोर कंपनी में प्लेसमेंट मिला। इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करने का मौका मिला। और चूँकि 700 बच्चों का बैच था, उसमें से 3 बच्चों का सिलेक्शन ही, सिर्फ 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और उसमें से एक मैं था। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ पे हमने काम करना शुरू किया। और शुरुआती दौर में हमें वहाँ अच्छा लगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट था, वहाँ पे बहुत कंपटीशन था। ट्रेनिंग मिली, ट्रेनिंग में हम लोग थोड़ा बहुत मस्ती भी किए। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर वो हमें पोस्टिंग में भेज दिए। इस दौरान मान लीजिए कि हमारे साथ थोड़ा सा ये हुआ कि वो फ्रीक्वेंट मेरा जो है ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो लगभग कितने वर्षों तक आप इस क्षेत्र में कार्य किए इंजीनियरिंग के बाद? इंजीनियरिंग करने के बाद हम टोटल 24 महीने 2 साल, पूरे 2 साल हमने जॉब किया वहाँ पे। तो जॉब कर रहे थे तो उस समय तो आपको एक एहसास होने लगा होगा कि अब मैं एक जगह पे आ गया। इसके बाद लोग अब एडजस्ट हो गए। हाँ। बिहार के भाषा में अगर बात की जाए तो लोग शादी ब्याह करने लगते हैं। अच्छा, हाँ। तो ऐसा में अचानक से माइंड में कैसे आया फिर बीपीएससी एक ट्रैक आपका चेंज होता है? बच्चे अभी जानना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहेंगे कि यहाँ जब एडजस्ट हो चुके थे आप, तो वहाँ से फिर ट्रैक को चेंज क्यों किया तैयारी की ओर?
हाँ और कहाँ से माइंड में आया आपका ये? हाँ बिल्कुल, आपसे मैं सहमत हूँ आपसे कि एक बार बिहार में खासकर ये सामाजिक जो है दबाव बहुत ज़्यादा होता है कि एक बार आप सेटल्ड हो जाते हैं, जी जी। क्योंकि अभी जो है बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत मुश्किल है, जॉब लेना बहुत मुश्किल कार्य है जी। क्या गवर्नमेंट क्या प्राइवेट, जी जी। जॉब ही मुश्किल जॉब ही काम है। मुश्किल है, तो वहाँ इस अगर बात से आप एडजस्ट सहमत हो हैं? चुके थे तो वहाँ पे सेटल होने के बाद सामाजिक दबाव तो था ही, जी पर हम सेटिस्फाइड नहीं थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि हम सेटिस्फाइड नहीं थे, ये पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न था कि कहीं ना कहीं कॉरपोरेट सेक्टर का जॉब जो होता है रेडी टू गो होता है, कि यू हैव टू रेडी टू गो, आप कहीं रुक नहीं सकते हैं, आपको दौड़ना है, बस दौड़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मतलब वहाँ फ्रीक्वेंट हमारा ट्रांसफ़र हो रहा था। अब हमको जो है कहीं ना कहीं बचपन से दिल में एक था कि हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, सिविल सर्विसेज जाना है, जी जी। कुछ ना कुछ समाज के लिए करना है, गांव के लिए करना है। और हमारे बिहार में खास करके अभी कॉरपोरेट सेक्टर को उतना ज़्यादा जो है सामाजिक एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। जहां आप गवर्नमेंट जॉब को खास करके सिविल सेवा का जो जो जॉब है उसका बहुत वैल्यू मिलता है, उसका समाज में मतलब एक अलग स्थान है, एक अलग स्टेटस है। लेकिन प्राइवेट जॉब का आप उतना वैल्यू नहीं देते हैं लोग, तो एक ये भी प्रेशर था। तो इन सब चीज़ों से और बचपन से सबसे ज़्यादा जो था ना कि डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे। और जैसे कि एक बार इंटर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हुआ था पटना में, उसमें डिबेट में हम 9th क्लास में पढ़ते थे और उसमें मेरा फर्स्ट पोजीशन था। तो कहीं ना कहीं एक लोगों से मिलने का, लोगों के बीच बोलने का जो हुनर था, तो हम उसका इस्तेमाल करना चाहते थे, जो कि कॉरपोरेट सेक्टर में 9 to 5 मोनोटोनस जॉब था कि आपको कंप्यूटर पे बैठना है, डिज़ाइनिंग करनी है, एवरीडे सेम काम। तो वो हमसे 2 साल नहीं हो पाया, हम ज़िंदगी भर नहीं कर सकते थे। तो मतलब एक तरह से यहाँ मैं रोकना चाहूँगा, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आप एक तरह से अपने जॉब से संतुष्ट नहीं थे, हाँ तो आपने ट्रैक चेंज किया, या कहीं ना कहीं शुरू से दिल में एक इच्छा थी कि यूपीएससी बीपीएससी निकालना है, कहीं से एक मोटिव आपको मिला हो इस तरह से? दोनों चीज़ था। हम कोई भी देखिए, इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि किसी भी घटना का कोई एक रीज़न नहीं होता है। अगर हम सिर्फ ये बोलें कि हम जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे तो ये भी कहना बेईमानी होगा। अगर हम ये बोले कि नहीं बचपन से ही हमको यूपीएससी करना था तो फिर हम जॉब करने ही नहीं जाते। लेकिन इस तरह से तमाम फैक्टर हैं। थोड़ा सामाजिक प्रेशर रहा, घर वालों के लिए भी एक स्टेटस बनाने का था, थोड़ा मतलब कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से रहे हैं हमेशा से, तो उसको भी बढ़ाने का प्रेशर था। जॉब में हमको खुशी नहीं मिल रही थी, पहचान नहीं मिल रहा था, तो सब कुछ मिल करके एक बार अंततः एक दिन आया। वो डेट हमको याद है, 30 मार्च 2015, जिस दिन हम ये डिसाइड किए कि अब हम जॉब नहीं करेंगे और हम जॉब छोड़ के तो जॉब छोड़ के फिर आपने तैयारी का डिसाइड किया, फिर वहाँ से ट्रैक चेंज हुआ आपका। तो तैयारी के लिए शुरुआती चरण में जो अभी कई लोग दर्शक देख रहे हैं, तो उनका प्रश्न ये होगा कि अचानक से अगर फिर किसी के मन में आए कि मैं तैयारी करना प्रारंभ करना चाहता हूँ, तो शुरुआती चरण में आपके माइंड में क्या आया और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या डिसाइड किया और आपका क्या मूवमेंट वहाँ से रहा? शुरुआती दौर में ये होता है कि आपको कुछ आइडिया होता नहीं है, क्योंकि बोलते तो जैसे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं यूपीएससी करना है, पर वो अपने रोज़मर्रा के लाइफ में बिजी रहते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, इन सब चीज़ों में प्रॉपर प्रिपरेशन जो होती है ना वो नहीं कर पाते हैं। एक बार जब आप छोड़ते हैं या बिल्कुल फोकस्ड हो जाते हैं, इवन आप बिना छोड़े भी कर सकते हैं, बट उसमें फोकस्ड होना चाहिए। उसके बाद जो है सबसे बड़ा समस्या होता है कि पढ़ना शुरू कहाँ से करें, क्या पढ़ें, कहाँ कोचिंग करें, कहाँ क्लासेस करें, कैसे हम सिलेबस कंप्लीट करें। तो ये सब समस्या हो, किस जगह पे रहें, ठीक है। और थोड़ा सा फाइनेंस का तो खैर मतलब आर्थिक समस्या तो हर किसी के साथ होती है। तो ये सारी समस्याएं हमें शुरुआती दौर में झेलना पड़ा था। तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था? हाँ, बीपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट जी, इनका बीपीएससी का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। इन्होंने तैयारी की और ये पहले बार में ही ये सफलता इन्होंने प्राप्त किया है। तो ये काफ़ी एक तरह से आप लोग के लिए एक मोटिवेशन हो सकता है कि अगर आप किसी भी एक स्टेप पे जा करके, एक जैसे ये जॉब करने के बाद सोचे, कई लोगों का माइंड में ये होता है पुनीत जी कि जब 12th करते हैं, हाँ। उस समय यदि बीपीएससी का तैयारी नहीं प्रारंभ कर पाए तो बच्चों में एक निराशा आ जाती है। जब कोई ग्रेजुएट पीजी हो जाते हैं उस समय उनके माइंड में कहीं ना कहीं, खास करके अभी जैसे रिजल्ट आता है, तो इस दरमियान एक समझिए एक बिहार में एक सीज़न होता है कि हर घर में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके माइंड में सिर्फ बीपीएससी। हाँ।
तो वो सिर्फ पेपर में पढ़कर या यूट्यूब पे इंटरव्यू वगैरह देखकर मोटिवेट हो जाते हैं, इस कदर उन्हें लगता है मैं भी कर लूँगा, लेकिन कुछ दिन बाद उनका जो है ट्रैक चेंज हो जाता है, फेड आउट हो जाता है। हाँ। तो ये समस्या जो आती है अचानक से माइंड में आना कि मैं भी करूँगा, या फिर कोई डिसाइड करते किन्हीं में लगन है, इच्छा शक्ति भी है, लेकिन वो अपने उम्र को लेकर, या मैं जॉब कर रहा हूँ अब एडजस्ट हो गया हूँ लेकिन करना चाह रहा हूँ, तो वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्या एक समय पे आकर के तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ, देखिए इसमें 2-3 चीज़ आपने पूछा है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम कहना चाहेंगे कि तैयारी करने की, पढ़ने की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप कहीं से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मैं खुद एक एग्जांपल देता हूँ कि बचपन से मैं एक एवरेज टाइप का स्टूडेंट रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे तेज़ नहीं समझा जाता था स्कूल में या फिर अदर सब जगह से। फिर उसके बाद हमें ऐसा लगता था, 12th में भी हम IIT वगैरह का करते थे पर वहाँ हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए। तो मुझे भी एक जो ग्लानि होती है, एक क्या बोलते हैं, थोड़ा सा शर्म होता है कि हम कुछ ज़िंदगी में नहीं कर पाए। ये अफसोस एक समय ग्रेजुएशन के बाद हो रहा था। फिर उसके बाद हमें लगा कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जो मेरा ज़िंदगी या फिर मेरा जो ये शर्म है, हम वापस मतलब कि गर्व से समाज में वापस जा सकें, कुछ बड़ा करने का जुनून है। तो ऐसे में मतलब कि जॉब 2 साल करने के बाद, प्रॉपर सेटल्ड होने के बाद, जहाँ लोग निश्चित तौर पे अपना पैकेज बढ़ाने को लेकर के और शादी को लेकर सोच रहे हैं, वहाँ से यू टर्न लेकर के हमने तैयारी शुरू की। और मैं बताता हूँ कि उसके पहले यूपीएससी या बीपीएससी के लिहाज से मेरी कोई बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी। बस जनरल न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट था, न्यूज़पेपर हम पढ़ते थे। तो ऐसा हर बच्चों का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करते रहते हैं, वो बैकग्राउंड में चलता रहता है सबकॉन्शियस माइंड में, वो उनको खुद पता नहीं होता कि वो कितना कुछ सीख चुके हैं, ठीक है। बस एक ज़रूरत होती है कि एक पर्टिकुलर समय पे आपको रुकने का, उसको पहचानने का, जो आपको करना है उस जुनून के पीछे मेहनत से लगने का। आप 2 साल, 2.5 साल, 3 साल आप मेहनत कीजिए कोई भी, और बहुत आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो अभी प्रश्न किया था, अधिकांशतः देखा जाता है यही कि जो लोग 12th किए हुए हैं उनके माइंड में कई तरह के सेक्टर हैं। बिल्कुल। कोई सबसे ज़्यादा जो झुकाव होता है, जैसा कि उसी फील्ड से आप भी आते हैं, इंजीनियरिंग। IIT एक सफलता है, वो अपने आप में एक सफलता है। अगर वहाँ से लोग चूक भी जाते हैं तो फिर NIT है। उसके बाद ये इस दोनों जगह से भी जो लोग चुकते हैं, उन्हें अगर अच्छे कॉलेज मिल जाए इंजीनियरिंग के, वहाँ से भी लोग करते हैं तो एक अच्छा जॉब मिल जाता है, एक जॉब मिल जाता है अच्छा। उसके बाद लोग एक सफल जगह पे पहुँच सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो उन बच्चों का मूवमेंट अचानक से इस लेवल में अगर BPSC का हो तो वो लोग करना चाहे 12th के बाद, हाँ बिल्कुल, तो उन बच्चों को क्या इंजीनियरिंग सेक्टर, क्योंकि ज़्यादातर लोग देखा जा रहा है कि इंजीनियरिंग फील्ड से ही वर्तमान में आ रहे हैं, तो इसलिए प्रश्न कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग सेक्टर में लोग जाकर उधर से आते हैं, वो एक सरल रास्ता हो सकता है, या फिर रास्ता हो सकता है कि इंटर के बाद यानी कि 12th करने के बाद ही डिसीजन वो लें कि मुझे आर्ट्स लेनी है या BSc करना है, जैसा भी होता है, और वहाँ से एक विषय का चयन करके चलना है। ये दोनों फील्ड में से कौन सा फील्ड बेटर होगा? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ना, किसी भी एग्जामिनेशन को, चाहे वो बैंक PO का हो, बैंक क्लर्क का एग्जामिनेशन हो, या फिर और SSC का एग्जामिनेशन हो, CGL का एग्जामिनेशन हो, आपको पास करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो एप्टीट्यूड होता है कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आप चीज़ों को कितना बेहतर समझते हैं, ठीक है, आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, आपका जो है इनोवेशन आपके अंदर में है या नहीं है। तो ये चीज़ें जो इसको मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं, इंजीनियरिंग से पास आउट होते हैं, उनका एप्टीट्यूड लेवल बेहतर होता है रिलेटिवली, क्योंकि वो रेगुलर क्लास जाते हैं, उनका क्यूरिकुलम थोड़ा बिजी होता है। वो मान लीजिए कि हर सेमेस्टर वाइज उनका एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर में भी इंटरनल होते हैं, वाइवा होते हैं और क्लास टेस्ट होते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि उनको एक हैबिट हुआ रहता है, चीज़ों को एवरीडे, डे टू डे बेसिस पे पढ़ते हैं, डे टू डे बेसिस पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट में एनुअली एग्ज़ाम होता है, उससे उन लोगों को मतलब जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं उनको फ्रीडम थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और ऐसे में वो थोड़ी पढ़ाई उनकी कम होती है, एप्टीट्यूड लेवल कम होता है। एक सवाल मेरा ये है कि मैं उस तरह का सवाल अभी लेते जा रहा हूँ जैसा कि लोगों के मन में या छात्रों के मन में, दर्शकों के मन में जो प्रश्न है मैं लेना चाह रहा हूँ उसी तरह का प्रश्न, ताकि लोगों का बहुत सारा डाउट्स क्लियर हो।
तो मेरे मन में ये प्रश्न है कि जैसे लोग 12th करके, जैसा कि मैंने अभी प्रश्न किया, उसी प्रकार से कई लोग होते हैं जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, वो इंजीनियरिंग का फील्ड हो या फिर साधारण, उसके बाद उनके पास प्लान बी नहीं होता है कुछ, बिल्कुल, तो वो लंबे समय तक इस रेस में नहीं दौड़ पाते हैं। जैसे कि अगर किसी साधारण बच्चे ने राजनीति विज्ञान से स्नातक किया हो, तो उसके पास एक जल्द से जल्द एक जॉब उस फील्ड में जितनी आसानी से इंजीनियरिंग के सेक्टर में मिल जाता है जॉब, उतनी आसानी से उन्हें मिलती नहीं है, तो उनके पास प्लान बी नहीं होता है। तो वैसे बच्चे तैयारी करने का सोच भी रहे हैं, तो उनके मन में एक हिचक है कि मेरे पास प्लान बी नहीं है, और इंजीनियरिंग फील्ड वालों के पास प्लान बी होता है। ऑलरेडी एक प्लान बी होता है। तो क्या हर स्टूडेंट को प्लान बी रखना होगा? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार लोग इंजीनियरिंग के सेक्टर से आ रहे हैं और इस सेक्टर से कम जा रहे हैं, तो क्या प्लान बी ज़रूरी है, या फिर एक मोटिव लेकर अगर 3-4 साल लोग लगें तो निकाल ले सकते हैं बीपीएससी? देखिए, बीपीएससी का सबसे बड़ा जो मतलब कि सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एज लिमिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ये बीपीएससी का नहीं, ये हमारे संविधान का दिया हुआ अधिकार है कि आप जब तक पढ़ सकते हैं, एक लेवल बेंचमार्क सेट किया हुआ है, आप जिस भी उम्र में उसको क्रॉस कीजिए, दे वेलकम्स यू, ठीक है। तो उसमें है कि आप मेहनत कीजिए, आपके अंदर सबसे पहला चीज़ जो है ऑफिसर बनने का क्वालिटीज़ डेवलप करना होगा, ठीक है। ये थोड़ा तो बचपन से होता है, अब आपकी अपब्रिंगिंग का भी इम्पैक्ट होता है, पर हम ये नहीं कर सकते कि बचपन से अगर कोई नहीं पढ़ा तो वो नहीं कर सकता, बट थोड़ा सा हेल्प होता है कि अगर बचपन से आप रेगुलर स्कूल किए हुए हैं, रेगुलर आप क्लासेस अटेंड किए हैं। इंजीनियरिंग वालों को ये फ़ायदा होता है कि उनको रेगुलर क्लास जाना होता है, तो ये सब चीज़ों से उनको थोड़ा सा आसानी होती है, पर जो नहीं किए हैं वो भी कर सकते हैं। बस आपको एडेप्टेबल होना होगा, आपको जल्दी से जल्दी चेंज करना होगा अपने आप में। ऑफिसर बनने की जो क्वालिटीज़ होती है, आप में ह्यूमैनिटी होना चाहिए, ह्यूमिलिटी होना चाहिए, आप थोड़ा झुक कर रहे हैं, आप चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखने का कोशिश करें, निगेटिव चीज़ों में ना पढ़ते हुए आप प्रतिदिन कोई बहुत बड़ा काम ना सोचते हुए कि हमको बीपीएससी ही निकालना है, एवरीडे आपको हिमालय पहाड़ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा सही दिशा में और सकारात्मक कदम से आप बढ़िए तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, हर किसी को मिल सकती है। हाँ, तो इस वक्त जो भी लोग देख रहे हैं उन्हें आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जब आप चाहें तैयारी शुरू हो सकती है, एक उम्र सीमा इसमें अंतिम उम्र सीमा काफ़ी रहती है, और दूसरी जो बात ये है कि जो लोग अगर शुरू से कुछ न कुछ हैं, अपने आप अपनी शक्ति भूल चुके हैं, वो कि बचपन में मैं ठीक ठाक था, बीच में जामवंत और हनुमान का जो एक जामवंत और हनुमान का जो एक कुछ प्रकरण है रामायण में, कि हनुमान जी को ऐसा कुछ श्राप दिया हुआ था कि जब तक कोई तुम्हें जगाएगा नहीं, जब तक तुम्हें कोई जगह एहसास दिलाएगा नहीं, तब तक तुम कुछ करोगे नहीं। और जब जामवंत जी उनको जगाए थे, और जगाने के बाद वो समंदर लांघ करके श्रीलंका में जा करके वहाँ पे आग लगा करके या दहन करके आए थे। तो ये हर किसी के साथ है, ये फैक्ट है। हमारे जो भी रामायण है, महाभारत है, इनमें जो कहानियाँ हैं कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करती है, हमें पढ़ना चाहिए और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, ठीक है। तो अब सुप्तावस्था में है, आप क्यों हैं? संस्कृत में एक श्लोक भी है, न ही सुप्तस्य सिंहस्थ प्रविशन्ति मुखे मृगा, है ना। तो आप सोते रहेंगे तो आपके मुंह में मृग का जो है स्वाद नहीं आएगा, आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। और इसके लिए हाँ, जामवंत जी की भी आवश्यकता है, मोटिवेटर आपको चाहिए। आपके घर में हो, आपके पिताजी हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके चचा हो सकते हैं, या आप प्रेरणा किसी बड़े, मान लीजिए कि यूट्यूब से, या फिर अभी तो टेक्निकल है, आप क्या बोलते हैं, डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें आपको काफ़ी लोग अवेलेबल हैं, बहुत सारे ट्यूटर्स हैं, क्लासेस अवेलेबल हैं। और अभी आज के डिजिटल ज़माने में, ठीक है, अगर आप कंप्लेन करने बैठते हैं कि सरकार रोज़गार नहीं दे रही है, तो आप में भी खामियां हैं, आप सिर्फ सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। आपको जागना होगा, आपको उठना होगा, आपको लड़ना होगा, निश्चित सफलता मिलेगी। अब मैं कुछ प्रश्न तैयारी पे फोकस करके लेना चाहूँगा, जैसा कि मैं कुछ प्रश्न को रखा हूँ जो आपके बीच में मैं रखता हूँ। जैसे कोई बच्चे हैं जो बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो चाहे 12th में हों या पीजी किए हुए हों, तो उस तरह के बच्चे शुरुआत करना चाह रहे हैं जीरो बेस से, तो एक शुरुआती चरण किस तरह से हो और किस चीज़ों को आधार बनाया जाए, कैसे पुस्तकों का चयन करें लिमिटेड, जैसे अगर वो नेट में सर्च करते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं, तो एक लंबी लिस्ट है जिससे लोग देखकर डर भी सकते हैं, और लोगों का एक मोटिव
जो होता है वो बनना तो होता है, लेकिन मोटिवेटर नहीं मिल पाते हैं, अच्छे मोटिवेटर। यदि कोई अभी हमारे चैनल पे यदि कोई झारखंड के दूर के क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, जिनकी जो इलाकों की बात की जाए डेवलपमेंट की तो उतनी है नहीं, तो वैसे लोग ना अच्छे कोचिंग में जा सकते हैं। मैं माना कि वर्तमान में यूट्यूब एक अच्छा सहारा है, लेकिन एक मोटिवेटर उस तरह से रहे जो बता पाए कि आप शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। यूट्यूब एक समझिए सेकंड जरिया है, पहला जरिया माइंडसेट होता है। तो कैसे माइंडसेट हो, लिमिटेड पुस्तकों का चयन कैसे हो, और एक शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, जहाँ तक मोटिवेशन की बात है तो मोटिवेशन आपको अपने अंदर से ही जनरेट करना होगा। संकल्प से सिद्धि एक मोदी जी का वाक्य है। तो संकल्प करना पड़ेगा आपको कि हमको ये करना है। आपको लैंडमार्क डिसीजन लेना पड़ेगा, माइलस्टोन अचीव करना पड़ेगा। तो मोटिवेशन जो है आप हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपके पास मोटिवेटर्स हैं। आप इवन सिनेमा वर्ल्ड से, जैसे मनोज वाजपेयी हों, पंकज त्रिपाठी लोग हैं, तो ऐसे लोग हैं जो बहुत नीचे से बहुत ऊंची सफलताओं तक गए हैं। इरफान खान हैं, एक छोटा सा 2 सेकंड के रोल से शुरू हुआ, आज मतलब कि बॉलीवुड का सबसे बेस्ट एक्टर मानने लगे लोग। तो आप इन सब से मोटिवेशन ले सकते हैं, पर अंततः इनसे हेल्प ले सकते हैं। अंततः मोटिवेशन आपको अपने अंदर से जनरेट करना होगा, जो तो लंबे एक समय तक। जी एक जीरो से शुरू किस तरह किया जाए, इस पे थोड़ा सा फोकस करें। हाँ। कोई बच्चा यदि फॉर्म भरे आने वाले, जो बीपीएससी आने वाला है 1 महीना के अंदर शायद, तो उसमें एक बच्चे अगर फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो एक शुरुआती चरण आप बताइए। हाँ, तो ये तो पहले हम मोटिवेशन का बता दिए। अब बात है कि कैसे शुरू किया जाए। तो शुरू करने में देखिए, सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन सा एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उसका क्या पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सिलेबस अवेलेबल है बीपीएससी की वेबसाइट पे। आप सिलेबस लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। पहले सिलेबस को ही पढ़ना ज़रूरी है। किसी और चीज़ को पढ़ने से पहले आप सिलेबस को पढ़िए, उसको समझिए। उसके बाद जो है आप उसके जो है क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए कि कैसा क्वेश्चन, मतलब कैसा क्वेश्चन, बाद में क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर हम पीटी की बात करें तो उसमें जो जो सेगमेंट्स हैं, हिस्ट्री हैं, ऑप्शनल मतलब कि पॉलिटी को आप क्लियर करें। कई लोग इतने भी अनभिज्ञ देखते हैं, मुझे ये भी पता है, आधा से जो ज़्यादा लोग हैं उन्हें पता है कि किस तरह से पीटी मेंस है, लेकिन कई लोग जो अनभिज्ञ हैं, मेरा ये मकसद होता है कि जो शून्य में है बिल्कुल उन्हें 1 पे लाया जाए। जो ऑलरेडी 1 पे, उन्हें 5 पे लाना उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन 0 से 1 पे लाना बहुत ज़रूरी है। तो उन लोगों को आप पहले बताएं कि पीटी क्या है, मेंस क्या है, इसे थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए, पीटी एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। इसमें 150 क्वेश्चन, बीपीएससी का मैं पर्टिकुलर बता रहा हूँ। तो इसमें 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, जिसमें कि आपको हिस्ट्री होता है, साइंस होते हैं, पॉलिटी होता है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। नहीं, जीके जीएस नहीं बोल सकते, इसको प्रॉपर हम बांटते हैं सब्जेक्ट वाइज कि आपको हिस्ट्री होता है, हर सब्जेक्ट से। हाँ, हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस नहीं, पॉलिटी होता है, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, जिसमें उसके बाद आपके पास साइंस होते हैं, साइंस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, फिर आपका ज्योग्राफी होता है। ठीक है, उसके बाद फिर तब करंट अफेयर्स आते हैं, जो कि नेशनल हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी होता है, थोड़ा बहुत बिहार का भी करंट इवेंट होता है। ठीक है, और 10 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं। तो थोड़ा सा आप मैथ पे आप काम कर, इस तरह से आप सेगमेंट वाइज 150 क्वेश्चन होते हैं। इसमें लगभग 105 जनरल कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ कि 105 के आसपास अगर आप टारगेट करते हैं तो आपका उसमें पीटी में हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इस बार 66 का पीटी में 108 कट ऑफ गया है जनरल का, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, अभी तक कभी नहीं हुआ, रिकॉर्ड ही रहा है। पर मोटा मोटी 105 के आसपास आप रखिए, अगर 108 जाएगा तो आपका भी 108 आ जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो ये पीटी हो गया। अब पीटी में आप कट ऑफ क्लियर करने के बाद आप मेंस में जाते हैं, तो मेंस में आपको 900 मार्क्स का सब ये पीटी ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो सब्जेक्टिव होता है। वो 300 मार्क्स का 3 पेपर होता है, 300 × 3 = 900। तो उसमें एक जनरल स्टडीज़ 1 होता है, जिसमें कि हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, करंट इवेंट से क्वेश्चन होता है, और तीसरा स्टैटिक्स होता है, जिसमें कि आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, पाई चार्ट वगैरह रहते हैं, उससे आपको बेसिक ज़्यादा हेवी नहीं होता है, आसान क्वेश्चन होते हैं। फिर GS2 पेपर जो होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं। एक पॉलिटी होता है, इंडियन पॉलिटी मतलब कि भारतीय राज्य व्यवस्था। दूसरा जो है वो उसमें इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी से मिक्स करके क्वेश्चन होता है। और तीसरा सेक्शन होता है जिसमें कि आपको साइंस होता है। और एक तीसरा जो है वो 300 मार्क्स का होता है, वो ऑप्शनल होता है। उसमें आप ऑप्शनल अपने हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। जी, तो आपने क्या चयन किया था इसमें?
ऑप्शनल, मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। जी जी। हाँ। तो एक आम बच्चे अगर चयन करना चाहें तो उनके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प क्या हो सकता है? देखिए, बेहतरीन विकल्प कोई भी बच्चा खुद ही डिसाइड कर सकता है, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट पे होना चाहिए, ना कि अब जैसे कि अगर किसी साल का टॉपर इकोनॉमिक्स है तो हम इकोनॉमिक्स ले लिए, किसी साल का टॉपर पॉलिटी से है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले, ऐसे नहीं, आप अपने इंटरेस्ट से लीजिए। ये सबसे ये प्रश्न पुनीत जी मेरे मन में इसलिए उठा क्योंकि जब जब रिजल्ट आता है तो कई मोटिवेटर या कई अखबारों के माध्यम से कई लोग कहते हैं समाजशास्त्र या हिंदी विषय चयन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, स्कोरिंग रहता है, जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं एक तरह से। तो लोग खुद अपनी शक्ति खुद पहचानते हैं कि मेरा भूगोल में भूगोल विषय रखना सही होगा या हिंदी, लेकिन फिर भी अधिकतर लोगों के मन में होता है कि जो टॉपरों के मुंह से सुना या आपने अभी यदि बोला कि इकोनॉमिक्स मेरा है तो कई बच्चे सुन लिए कि इनका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स सही रहेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं क्लियर करने के लिए बताया कि सरल क्या होगा। देखिए, सबसे पहला चीज़ ये होता है कि जो आपका, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं तो ऑप्शनल चेंज करने का ऑप्शन, इंजीनियरिंग किए हुए हैं या लॉ किए हुए हैं, हालांकि लॉ भी ऑप्शन में होता है, ऑप्शनल में होता है, तो जो भी आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है अगर वो ऑप्शनल में है फिर आपको कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप उसमें 3 साल से 4 साल आप उसमें पढ़ाई कर चुके हैं, तो वहाँ पे आपको एक एज मिलेगा। फिर अगर उसमें जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं या फिर जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है तो उसमें आपको वहाँ पे जाके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऑप्शनल का जो है वो देखिए क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन है, फिर उनके सिलेबस को देखिए। थोड़ा सा समय लगता है, ऑप्शनल सिलेक्शन एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है। आप गलत ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप रेस से बाहर हो सकते हैं, आप बिना इंटरेस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो थोड़ा समय लगता है, उसमें समय दीजिए 1 आध महीने के लिए। आप सिलेबस को देखिए, किसका सिलेबस जो है हमारे मन के अकॉर्डिंग है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट। अब कहीं ऑप्शनल सिलेक्शन जो है बहुत क्रिटिकल होता है और उसमें आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना होता है। आप सिलेबस पे थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ के देखिए, मल्टीपल मान लीजिए कि थोड़ा बहुत ऐसे भी वाइड पढ़ना होता है तो कुछ कुछ ऑप्शनल को आप पढ़ के देखिए, थोड़ा बहुत आप मान लीजिए टीचर से हेल्प लीजिए और टॉपर्स का व्यू भी देखिए, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। पर प्रॉपरली सिर्फ टॉपर बोल दिया उस पर डिसाइड मत कीजिए, क्योंकि जब तक आपके इनर कोर्स या ऑप्शन का सिलेक्शन नहीं होगा आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, फिर आपको मार्क्स नहीं आएगा। अगर आम तौर पे देखा जाए तो जो विषय आपका स्नातक में है उस विषय का यदि बच्चे चयन करें तो सफलता का जो ज़्यादा चांस है। हाँ, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपको एक एज मिला होता है, आप 3 साल एटलीस्ट, कम से कम 3 साल आप उस सब्जेक्ट को पढ़े हैं, तो उसमें आपको एज है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपका ऑप्शनल मान लीजिए कि जैसे पॉलिटिकल साइंस से है, अब हिस्ट्री से कोई टॉप किया, आप पॉलिटिकल साइंस छोड़ के हिस्ट्री में जाइएगा क्योंकि उससे कोई रैंक 1 आया है तो आप उसमें उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं। आप अपनी जगह पर रहिए, टिके रहिए, टिकना ज़रूरी है। पुनीत जी, अगला प्रश्न जो है आपसे ये है कि पीटी मेंस की तो बात हो गई, उसके बाद बच्चों का जो पब्लिकेशन पुस्तक, ये जो माइंड में होता है कि पीटी के लिए कैसे पुस्तकों का चयन करें और फिर मेंस के लिए कैसे पुस्तकों का, तो उसको थोड़ा शॉर्टकट में बच्चों को बताएं आप। देखिए, पुस्तकों के लिए ना कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आपको खुद से वाइज होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आप ट्राई करते रहिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक हैं, खासकर जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जी जी। एनसीईआरटी आप पढ़िए, उसके बाद ही आप किसी और पब्लिकेशन की तरफ या कहीं और मूव कीजिए। आप यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो कॉन्सेप्ट आपका एनसीईआरटी से ही बनेगा। आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, अक्षरशः पढ़िए, आप उसको छोड़ के मत भागिए कि हाँ हम पढ़ लिए, हमको समझ में आ गया। नहीं, आप वहाँ पे रुकिए, चीज़ों को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। कोई भी फिनोमिना है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी में आपको जैसे कि फोल्ड माउंटेन का कैसे बनता है फोल्ड माउंटेन, तो उन चीज़ों को आप समझिए, तभी आपका ऑब्जेक्टिव भी सही होगा, आप सब्जेक्टिव में भी, मेंस में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 और कुछ कुछ सब्जेक्ट में आपको कुछ 11th और 12th का, जैसे बायोलॉजी वगैरह, इसके अतिरिक्त मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं होती है, ये नेसेसरी है। और इसके बाद आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं कहीं से, क्लासेस वगैरह। पीटी वगैरह में जो प्रश्न होता है उसमें बिहार के का जो सामान्य ज्ञान होता है उसका काफ़ी रोल होता है, तो उसके बारे में बच्चों को थोड़ा बताएं।
देखिए बिहार के लिए ना जो सामान्य ज्ञान होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक करंट होता है, एक स्टैटिक होता है। तो स्टैटिक जो पोर्शन है उसके लिए आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक पढ़ लीजिए, हमारा बिहार एक परिचय करके बहुत सारे बुक आते हैं, आप उससे पढ़ लीजिए, आपका 15 क्वेश्चन लगभग स्टैटिक से हो जाएगा। अब जो 15 क्वेश्चन जो करंट अफेयर का है उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लगभग पिछले 6 महीना में जो बिहार में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। आप उसके लिए आप पेपर बिहार का, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, कोई भी पेपर 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेता है। आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ सकते हैं 6 महीना के लिए। तो जब भी आपका पीटी है उसके 6 महीना से आप रेडी हो जाइए पहले से, कि नहीं 6 महीना का जो बिहार का बढ़िया कुछ न्यूज़, जैसे मुख्यमंत्री से किसी चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं, जैसे अभी राजगीर में मान लीजिए सफारी पार्क का उद्घाटन हुआ, कोई नया बिहार में कुछ हब खुला है, स्मार्ट सिटी हब खुला, कोई कन्वेंशन हुआ है, इन सब चीज़ों पे आप नज़र रखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 6 महीने का लगभग पीटी से पहले आप रेडी रहिए। और उसके अतिरिक्त में मान लीजिए कुछ जैसे कोचिंग्स वगैरह होते हैं, कोचिंग है, कुछ क्लासेस हैं जो कि आपको 6-8 महीने का एक मटेरियल भी करंट अफेयर्स का अवेलेबल कराते हैं। आप दोनों चीज़ कीजिए, एक पे मत डिपेंड रहिए। आप न्यूज़पेपर भी पढ़िए और लास्ट में उससे रिफ्रेश भी कीजिए। मेरे चैनल पे जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनसे काफ़ी मेरा जुड़ाव रहा है। कई चैनल ऐसे होते हैं जो सिर्फ वीडियो बनाते हैं, देते हैं, लेकिन मेरा जुड़ाव रहा है। हर कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, बात करता हूँ लोगों से, और ख़ास करके विश्वविद्यालय से जुड़ी जो खबरें होती लाता हूँ। तो अधिकतर लोग ऐसे हैं जो इस वक्त या तो स्नातक में हैं या पीजी में हैं, तो या ग्रेजुएट होकर के वो लोग बीएड वगैरह कर रहे हैं। तो बीएड के क्षेत्र से भी काफ़ी लोग बीपीएससी निकालते हैं। तो उन लोगों के लिए विषय का चयन भी स्नातक में जो उन्होंने लिया वही ठीक रहेगा, आपका कहने का ये? हाँ, ये मेरा यही मानना है कि आपको ऑप्शनल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको एग्ज़ाम में एज दिलाता है, एक एज दिलाता है आप ऑप्शनल में, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में लगभग सबके नंबर आसपास होते हैं जो बराबर मेहनत किए होते हैं, लेकिन एज आपको मिलता है ऑप्शनल में। तो अगर ऑप्शनल में आपको एज तभी मिल सकता है जब आप सब्जेक्ट को अच्छे से आप परिचित हैं। तो कम समय में एज लेने के लिए आपको थोड़ा सा एडवांसमेंट लेने के लिए अपना सब्जेक्ट लेना बेहतर होगा, ये मेरा मानना है। आपने तैयारी किया तो लगभग टोटल कितना समय लगा आपको तैयारी करने में? अब ऐसे हम बीपीएससी के लिए स्पेसिफिक हम तैयारी नहीं किए थे, क्योंकि मैं जॉब छोड़ने के बाद यूपीएससी का तैयारी कर रहा था। 2 बार हमने 2 बार यूपीएससी में एग्ज़ाम में बैठे और उसमें सफलता नहीं मिली। तो अब जब ये 64th वाला का नोटिफिकेशन आया तो सुने कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, तो फॉर्म भर दिए, उसमें फॉर्म भर दिए, फिर एग्ज़ाम देने आए, एग्ज़ाम दिए, फिर मतलब प्रोसेस जो था वो कंटिन्यू रहा है। तो प्रोसेस में ही ये 3-3.5 साल लगा है। तो उसको अगर हम हटा दें, क्योंकि प्रोसेस 2018 से शुरू हुआ और 21 में रिजल्ट आया है, तो अगर हम 18 के पहले का प्रोसेस हटा दें तो बीपीएससी स्पेसिफिक तो हम 6-8 महीना ही तैयारी किए हैं। और ओवरऑल अगर कैलकुलेट करें तो 3 साल 2015 में हम जॉब छोड़े थे, 2018 का एग्ज़ाम हम का पास किए हैं, तो 3 साल आप कह सकते हैं। और एक विद्यार्थी को यदि कोई जॉब कर रहे हों, या जैसे आपने जॉब छोड़ दिया, कई बच्चे जॉब करते हुए भी बीपीएससी निकालते हैं, तो जो लोग जॉब कर रहे हों या होम ट्यूशन पढ़ाते हों, कहीं एज ए टीचर हों, तो उन लोगों के पास समय एक तौर पे देखा जाए तो सुबह 2 घंटा का या शाम 2 घंटा, 4-5 घंटे के रेंज में होता है। तो एक समय का शेड्यूल आप बताएं कि शुरुआती चरण में जब तैयारियां शुरू होती है उस समय कितना समय लगता है, और जब आप एक परिपक्व हो चुके होते हैं, जब आपको पता होता है कि मैं सिलेबस समझ चुका हूँ, चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर चुका हूँ, नोट्स बना चुका हूँ, तो फिर समय कितना लगता है? इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा। हाँ, शुरुआती समय में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, सुबह शुरू में समय देना होता है। आप 8 घंटे 10 घंटे ऐसे, मतलब 8-10 घंटे कंटिन्यूस नहीं, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे, 8 घंटे बहुत होते हैं। आप 1 साल टाइम दीजिए, ज़्यादा नहीं। 1 साल 8 घंटे आप पढ़िए एकदम डिलीजेंटली। उसमें फिर शादी ब्याह और दुर्गा दशहरा नहीं, आपको बस पढ़ना है। 8 घंटा रोज़ पढ़ना है। और इसमें हम पेपर पढ़ने का टाइम हटा के बोल रहे हैं। आप पेपर को हम एज ए हॉबी कैलकुलेट करते हैं कि आप यूपीएससी या बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेपर पढ़ना आपके लिए पढ़ना नहीं होगा, वो आपकी हॉबी होनी चाहिए, तभी आप पास कर सकते हैं। जिन्हें रुचि नहीं है उन्हें रुचि जगानी हो, और जिन्हें अगर हॉबी ये पेपर पढ़ने से प्रॉब्लम है, आप रुचि जगाइए। बिना पेपर पढ़े आप पास नहीं कर सकते हैं, ये पहली शर्त है। जिसको पढ़ाई में आप कैलकुलेट मत कीजिए। उसके बाद 4-4 घंटे 8 घंटे आप पढ़ते हैं, 6 महीने मतलब 9 से 12 महीना पढ़िए, मोटा मोटी सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। हर चीज़ आपको याद हो जाएगा, हर चीज़ को आप 3-3 4-4 बार से ज़्यादा बार पढ़ चुके होंगे। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देने की आवश्यकता है। आप 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम पढ़ लीजिए, बहुत हो जाता है।
वो बहुत है। तो जैसा कि पुनीत जी ने कहा कि एक समय ऐसा भी आता है कि 2 घंटे पढ़ने से भी सुबह शाम ये क्लियर हो सकता है, आप जब चीज़ों को समझ जाते हैं पूरी तरह से। अभी तैयारी की बात हो गई, लगभग आप लोग भी समझ चुके होंगे पीटी मेंस और किस तरह से तैयारी करें, विषयों का चयन कैसा होना चाहिए, समय कितना देना चाहिए और समाचार पत्र कितना महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों को भी समझा आपने। अब बढ़ते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की ओर कि जैसे कि पहला प्रश्न मेरा है कि अधिकारी के तौर पे समाज को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, या फिर आपका ये जब वीडियो आपके गांव वाले लोग देखेंगे तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके एज ग्रुप के हैं, जो चाह रहे हैं कि मैं भी पुनीत सर जैसा कुछ करूं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे एक अधिकारी के तौर पे जो छात्र अब अधिकारी बन चुका है? हाँ, देखिए, मेरा मैसेज तो यही होगा, विवेकानंद से मैं प्रेरित हूँ। और स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है कि उठो बैठो उठो चलो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो जीवन में एक लक्ष्य रखना बहुत ज़रूरी है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल पुनीत जी। और अगला प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% सफलता के लिए विद्यार्थियों को किस प्रकार तैयारी करना चाहिए? आपने पूरा बताया, लेकिन एक संक्षिप्त तौर पे आप बताएं कि किस तरह से। हाँ, देखिए, कीवर्ड जो है, मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, वो पहला चीज़ है कि आप में एप्टीट्यूड डेवलपमेंट होना ही चाहिए। आप एग्ज़ाम का जो रिक्वायरमेंट, किसी भी एक एग्ज़ाम को, और टॉप रैंक लाना किसी भी एग्ज़ाम के लिए उतना ही कठिन है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि अगर बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम है उसमें टॉप करना बनिस्पत बीपीएससी में टॉप करने का आसान है, नहीं। टॉप करना हर एग्ज़ाम में इक्वली डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो उसके लिए टॉप वही करते हैं जिनका एप्टीट्यूड अच्छा होता है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो अपने आप को एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढालते हैं, एडेप्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप एप्टीट्यूड डेवलप कीजिए, रीजनिंग के साथ पढ़िए, रटिए नहीं, समझिए चीज़ों को, और हर चीज़ को आप क्वेश्चन कीजिए बच्चों की तरह आप उसमें कि ऐसा क्यों होता है। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, और जिज्ञासा को आप गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, किताब के थ्रू अपनी जिज्ञासा को आप शांत कीजिए, और ये जो है सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। एक प्रश्न और है जो वर्तमान समय में युवाओं में एक हताशा निराशा है रोजगार के प्रति, और लोग हताश निराश नज़र आ रहे हैं अधिकांश जगह। कई लोगों का मानना है कि सरकार रोज़गार नहीं दे रही है, वैकेंसियां नहीं आ रही है। तो इन चीज़ों पे आपका क्या कहना है? जो लोग युवा हताश निराश हैं, या फिर दूसरे तरह के वैसे युवा जो सरकार को ब्लेम कम करते हों लेकिन एक लंबे समय से लगे हुए हैं, जैसे उन्होंने 1 प्रयास किया, 2 प्रयास किया, 3 प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो आज आपके जगह पे नहीं है जहां आप प्रथम प्रयास में हैं। तो वैसे विद्यार्थियों के बारे में क्या कहेंगे? या फिर सिर्फ बीपीएससी नहीं, इसी ही नहीं, रेलवे, बैंक, या फिर कई अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें जो असफल छात्र हैं, कई बार असफल हो चुके हैं, उनके घर से दबाव है अब कमाने को लेकर के कि काम करो, तो वैसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निराशा से निकलना जो है वो हर आदमी के ऊपर खुद ही डिपेंड करता है, किसी को ब्लेम नहीं करने की ज़रूरत है। आप ब्लेम करके निकल नहीं सकते हैं, समस्याएं आपकी हैं, समाधान आपको ढूंढना होगा, ये मेरा मानना है। दूसरा चीज़ ये है कि पेशेंस जो है ना, धैर्य बहुत आवश्यक है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मतलब जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है। आप धैर्य, एक स्टूडेंट होकर के, उसमें भी भारत के स्टूडेंट होकर के धैर्य नहीं खो सकते हैं। आप धैर्य रखिए, निश्चित सफलता मिलेगी। आपको कंटिन्यूअस सतत प्रयास करने की आवश्यकता है, आप रुक नहीं सकते हैं। आप रुक जाइएगा, आप थक जाइएगा, आप गिर जाइएगा, आप हताश हो जाइएगा, सफलता आपसे दूर होती चली जाएगी। आपको मेहनत कंटिन्यूअस लगातार करने की ज़रूरत है, और हमें ऐसा लगता है जो सच्चे मन से, अच्छे लगन से, ठीक है, दिखावा करने वाले भी बहुत लोग पढ़ते हैं, तो उनकी बात अगर लगन से और कर्तव्य निष्ठा से आप प्रयत्न कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना होगा। आप हम सरकार को ब्लेम, हमेशा हर चीज़ के लिए सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि नौकरी नहीं है, ये नहीं है। आप ढूंढिए, एंटरप्रेन्योरशिप के ऑप्शंस हैं, बिजनेस के ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप जो है हताशा में भी आप डिगे रहिए, खड़े रहिए, ये पहला मैसेज है मेरा। और दूसरा है कि आप प्रैक्टिकल भी होइए,
ऐसा नहीं है कि हमको आईएएस बनना है तो हम आईएएस बनने के लिए अपने 40 साल कुर्बान कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिकल होइए। जैसे हम 2 साल यूपीएससी का एग्ज़ाम दिए, हमसे मान लीजिए कि उसमें हमें लग रहा था कि हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा था हम कैसे मार्क्स इंप्रूव करें, तो हम बीपीएससी के एग्ज़ाम में अटैम्प्ट किए, मेरा बीपीएससी क्लियर हो गया। तो एक प्रैक्टिकल होते हुए हम ये सोच लिए, अगर उस समय हम इस जिद पे अड़े रहते कि हमें यूपीएससी ही करना है, शायद हम पास भी कर जाते, नहीं भी करते तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते थे। तो बी प्रैक्टिकल। हमेशा अपने प्लान भी रखा है, पहले आपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र से फिर तैयारी में यूपीएससी से बीपीएससी प्लान भी तो ज़रूरी है, निश्चित तौर पे ज़रूरी है, हर क्षेत्र के लिए ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे भी तो आप उसका रिस्क असेसमेंट ज़रूर करते हैं कि भैया क्या रिस्क है इसमें। अभी आप देख लीजिए कि रिसेंट में जब से रघुराम राजन जी हमारे आरबीआई के गवर्नर बने हैं, उस समय से बैंकिंग क्षेत्र में रिस्क असेसमेंट पे बहुत फोकस रहा है, क्योंकि उससे पहले नॉन परफॉर्मेंस एसेट का जो है कॉन्सेप्ट उतना प्रचलन में नहीं था। रिस्क असेसमेंट इज़ नेसेसरी। तो ये सिर्फ बैंकिंग में क्यों, हमारे करियर में भी होना चाहिए, प्लान भी तो होना ही चाहिए निश्चित तौर पे। तो आप अभी इस पोस्ट पे आप आ चुके हैं, उसके बाद आगे का आपका क्या विचार है, क्या प्लान है? क्या आप अभी भी सफलता प्राप्त करके एक केंद्र तक पहुंच चुके हैं या इस केंद्र से एक अलग लक्ष्य की प्राप्ति कहीं आपको दिख रही करना है? देखिए, रुकना तो कहीं नहीं चाहिए, रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब तक अभी जैसे कि हमारे पास अभी कि बिहार में होता है लोगों के मन में कि सबसे ऊपर यूपीएससी, उसके सेकंड स्टेप में बीपीएससी, और नहीं तो जो लोग सिर्फ नौकरी चाहते हैं वो बस गांव से निकले, 4-5 साल तैयारी किया, सरकारी नौकरी को ही पूरा जीवन मान लेना है। कोई भी नौकरी लगा तो उनका वो एक तरह से उनकी सफलता का वो अंतिम लक्ष्य लोग मान लेते हैं। तो इसके आगे भी आपका क्या अभी उम्मीद करें? अभी तो जैसे देखिए कि हमारा ज्वाइनिंग आने में हमें टाइम है, अभी हमारे पास 5-6 महीना लगभग ऐसा बता रहे हैं लोग कि 5-6 महीना शायद लग सकता है। तो अभी हम 5-6 महीना हमारे पास यूपीएससी के एग्ज़ाम देने के अतिरिक्त कोई काम ही नहीं है, तो हम तो करेंगे उसके मतलब आगे भी लक्ष्य है कई अभी परीक्षाओं हाँ, क्योंकि अभी 64th के बाद मेरा 65th का इंटरव्यू एक्सपेक्टेड है कि वो अभी जल्द ही उसका मेंस का रिजल्ट आने वाला है। तो 65th के इंटरव्यू में हम मतलब कि मेरा वो इंटरव्यू होगा उसमें। फिर यूपीएससी का एग्जामिनेशन जो है वो नज़दीक आ रहा है और हमारे पास अभी एम्पल टाइम है, लॉकडाउन भी है, कुछ कार्य नहीं है, ज्वाइनिंग में भी लेट है, तो यूपीएससी भी हमारा अटैम्प्ट भी बचा हुआ है अभी हमारे पास। तो हम लगेंगे अभी एक धक्का और खेलेंगे, खेला हो। अभी तो जो पारिवारिक जो दबाव है वो शादी को लेकर के भी आपका रहा है कि शुरू में जैसा कि आपने बताया कि एक नौकरी जब मैं इंजीनियरिंग करने लगा था तो लोग पारिवारिक दबाव होता है कि शादी कर लो। तो उसके बाद अभी वर्तमान में जब इतनी बड़ी सफलता आपको हाथ लगी, गांव परिवार में लोगों में खुशियां होगी, तो लोग चाह रहे होंगे कि अब शादी ब्याह हो जाए आपका। हाँ, शादी ब्याह का है, लोग कह रहे हैं, पर अब हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है। पहले हमको शादी ब्याह के लिए लोग मतलब आप अब कर सकते हैं अब कह सकते हैं। पुनीत जी, मैं अंत में चाहूँगा कि तमाम लोग देख रहे हैं या यूट्यूब पे वीडियो है तो हो सकता है कई लोग 1 साल बाद भी देख रहे हो। अच्छा। तो जो युवा देख रहे हैं अभी हाँ। इस वक्त, तो उनको लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप, एक संदेश युवाओं को? हम ये कहना चाहेंगे कि जीवन में एक लक्ष्य को साधो और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे लगन से कार्य करो। कोई आवश्यक नहीं है कि वो लक्ष्य क्या हो, कुछ भी हो सकता है। जिसमें आपका मन लगे, जिस कार्य में मन लगे, उस कार्य को पूरे लगन से करो, और यही मेरा संदेश है जी। तो इनका संदेश यही है कि जिस चीज़ में आपका मन लगे उस कार्य में सफल होना चाहिए, न कि कोई आवश्यक मतलब ऐसा नहीं कि आप इनका इंटरव्यू यदि देखें तो फिर सिर्फ बीपीएससी ही करना है, ऐसा गोल नहीं होना चाहिए। नहीं, जो आपको अच्छा लगे। पर मैं ये बिल्कुल ये ऐड करना चाहूँगा कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब ही सफलता की निशानी है। आप अपने क्षेत्र में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी हमारे पास नहीं होते, उनके पास तो सरकारी जॉब नहीं है, वो नहीं होते। लेकिन इसलिए हम ये संदेश है कि आप जो कीजिए मेहनत से कीजिए, लगन से कीजिए और उसमें टॉप पे जाइए, वो आवश्यक है, ना कि सिर्फ यूपीएससी या बीपीएससी में टॉप होना आवश्यक है। मेरी ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको पुनीत जी कि आप एक अधिकारी के तौर पे सेवा देने वाले हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया शिक्षा जंक्शन को, कई बच्चों को आपने मोटिवेट करने का कार्य किया। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका चैनल बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, इस पे एक अच्छे न्यूज़ वगैरह होते हैं, खास करके आप बीएड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे न्यूज़ लेकर आते हैं, जो कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही कार्य करते रहें और छात्रों को
अपना दिशा निर्देश में आगे बढ़ने में मदद करते रहें। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और तमाम दर्शक जो इस वक्त देखे इस वीडियो को, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। एजुकेशन जगत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए शिक्षा जंक्शन को सब्सक्राइब करें। इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पे भी इसे फॉलो करें। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मन में कोई प्रश्न हो बीपीएससी से रिलेटेड तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।